हेलो दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द सब्जेक्ट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि एक मेन सब्जेक्ट है। और इसको जो है हम अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरा का पूरा सिलेबस हम देखेंगे। ओके, जो हाल ही में लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे सामने है, डिस्कस द वेरियस कमर्शियल फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री लॉ ऑफ इंडिया। हमें इंडिया में कमर्शियल फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लॉ है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। यदि बात करें कानून की, लॉ की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कानून ना हो तो किसी को कुछ डर ना हो और सब लोग जो हैं अपनी मनमानी करते रहें। तो कानून का होना जरूरी है, ताकि यदि कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे और यदि उनको फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो हमें पनिश कर सकती है। तो इस डर की वजह से जो है हर काम जो है प्रॉपर हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं बिजनेस से रिलेटेड स्पेशली। और ये लॉज जो हैं ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है ना, जब ब्रिटिश शासन रहता था तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस समय से ये लॉ चलते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं विद द वेरी फर्स्ट लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब ऐसा कुछ ईयर आता है किसी एक्ट के बाद, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर ईयर में वो एक्ट जो है इनेक्ट हुई थी, या फिर हम बोल सकते हैं वो स्टार्ट हुई थी, कमेंस हुई थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट होता है तो किसी भी एग्रीमेंट को लीगल फॉर्म देना जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है हम उसको एक वैलिड फॉर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। अब ए ने बी को कुछ प्रॉमिस किया कि मैं आपको जो है कार दे दूंगा, उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? ओके, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है उसके तहत जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जिसे एक लीगल फॉर्म मिल जाता है किसी भी एग्रीमेंट को। तो ऐसे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, या फिर यदि कोई एग्रीमेंट को तोड़ता है तो वो क्या होता है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या पनिशमेंट है या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें। अब बढ़ते हैं हम दूसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर हो गए, चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सब चीजें जो हैं क्या होती हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती हैं। ओके, तो इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये कब जारी किए जा सकते हैं? ओके, तो ये सब से रिलेटेड जो है कानून जो है हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो है बताया गया है कि चेक डिसऑनर होता है तो उस समय क्या कंडीशन लगाई जाएगी, हमें कैसे पता रहेगा? और अगर उसके पीछे रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है तो सब अपने मन से लगाएंगे। इसलिए ये एक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे वहां पर्टिकुलरली सिटीजन्स को जो है आसानी हो सके उन चीजों को फॉलो करने में। आगे बढ़ते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है हमें बताता है रूल्स रिगार्डिंग परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स, है ना, कि जब सेल्स ऑफ गुड्स होता है उसकी डिलीवरी का टाइम पे यदि कुछ इनएक्शन होती है तो उससे रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। अब आते हैं हम हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि हमने 12th में भी बड़े रूप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा है ना, 1932। इसमें जो है पार्टनरशिप बिजनेस जो पर्सन करते हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। ये बताया गया है कि किसी भी पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, ओके, क्या ड्यूटीज होती हैं, जब वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए, कौन पर्सन जो है पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस को एंड करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसे बोलते हैं। तो वो सब चीजें जो है हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बताया गया है। हाँ, पर्टिकुलरली एक्ट में ऐसा नहीं है कि 1872 के बाद इसमें कुछ नहीं हुआ, 1880 इनमें सभी एक्ट्स में जो है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आता है समय के साथ कि ये चीज जो है इम्प्रूव होनी चाहिए, है ना, अमेंडमेंट्स आता है। तो वैसे ही
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो है एक LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है 2008 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉस हैं इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी बिजनेस फॉर्म जब होता है तो उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट इज अंडर 2013। पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, फिर जो है उसका अमेंडमेंट हुआ, उसमें लगा कि बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, तो जो है अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो है। कंपनी क्या है? इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जो बिजनेस फॉर्म में, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बट बिजनेस कंडक्ट होता है। तो कंपनी जो से रिलेटेड जो नियम है, कानून है, वो इसमें बताया गया है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रियल लॉज की यदि हम बात करें, यस, तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल लॉ कैसे होते हैं कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हो सकते हैं, जैसे कि लिखिए आप, इंडियन इंडस्ट्री एक्ट हो गई, इंडियन इंडस्ट्रीज एक्ट 1948। ऐसे ही और इंडस्ट्री में क्या हो सकता है? कंपनसेशन एक्ट। ओके, अब इसके बाद जो है वेजेस एक एक्ट हो सकती है कि लेबर्स को जो देना है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट इज अंडर इंडस्ट्रियल लॉज। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है दैट इज 1986, और ये क्यों बनाई है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, आप सभी ने यदि 12th में कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में ये वाला चैप्टर जो है रीड किया होगा, देखा होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, जब किसी कंज्यूमर के साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो उसके राइट्स के खिलाफ है या कुछ अनफेयर एक्टिविटीज हो रही है, तो वो जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है अपने राइट्स को जान सकता है कंज्यूमर। तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो है हम देखें नेक्स्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। ये जो है एक एक्ट थी पहले, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में, उसमें कुछ कमी पाई गई और जो है फेमा जो है फिर लागू किया गया है ऑन 1 जून 2000। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिट? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है ये। और दूसरी यदि हम बात करें तो ऐसे फॉरेनर्स जो कि इंडिया में रिसाइड करते हैं और जिनकी इनकम जो है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है ये कुछ अर्न करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं अंडर फेमा। अच्छा, ये इसका इनेक्टमेंट जो है आफ्टर एलपीजी पॉलिसी, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी 1991 में आई थी, उसमें जो है फेरा में कमी पाई गई और फिर जो है उसका नाम फेमा रख दिया गया उस कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। तो ये होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब दूसरी यदि बात करें, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, तो इसका पर्पस ये है कि कंट्रोल करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोलिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, यानी नेचुरल रिसोर्सेस का मिसयूज ना हो, उस पे जो है एक तरीके का इक्वलाइजेशन हो पाए, सभी लोग जो है इसको प्रॉपर वे में यूज कर पाए, है ना। तो ये एक तरीके से मोनोपोली को रोकना। अगर ऐसा होता कि कोई जिसके पास ज्यादा पैसा है और वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो है उस तरीके से कर सकता है, तो वो मोनोपोली का फायदा उठा लेगा कि सिंगल वे में जो है उस चीज पे, उस रिसोर्सेज पे राज करने लगेगा। तो इन चीजों को कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ये है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का काम। फिर जो है पेटेंट एक्ट बनाई गई थी कि बहुत सारे जो है साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह होते हैं, उसमें जो है जो ऐसा होता है कि कोई भी वो पर्सन बना रहा है बहुत मेहनत से या क्या, तो उसको कोई कॉपी ना कर ले या क्या, तो उसको जो है पेटेंट करवा लिया जाता है, कि उसमें दर्ज करवा लिया जाता है कि उसको कोई और जो है कॉपी ना कर पाए। दैट इज पेटेंट एक्ट 19। फिर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये स्पेशली जो है ब्रांड से रिलेटेड है कि यदि आपका कुछ लोगो है किसी कंपनी का या कुछ ब्रांड का जो है, तो उसको जो है आप ट्रेडमार्क एक्ट के तहत जो है क्या करवा देंगे? रजिस्टर करवा देंगे, ताकि जो है
इसको कोई दूसरा जो है उस ट्रेडमार्क का यूज न कर पाए, या कोई आपकी कंपनी का नाम लेके उसका जो है कुछ मिसयूज ना करे। जैसे कि यदि आपने मैकडोनल्ड्स देखा है तो यूजुअली जो है आपको इस तरीके का एम जो है येलो कलर में आपको दिखता है ना। तो एक ट्रेडमार्क है, दैट इज रजिस्टर्ड, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो दैट इज ट्रेडमार्क एक्ट, स्पेशली फॉर द, हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं और कौन से एक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम वो देख लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957, स्पेशली फॉर द कॉपीराइट, कि आपने कोई बुक लिखी है और उसको कोई दूसरा प्रिंट या पब्लिश ना करवा ले, तो आप आपकी बुक को क्या है कॉपीराइट करवा लेते हैं कि नो वन एल्स, और यदि कोई उसका यूज करना चाह रहा है तो उसे आपसे क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉर दैट यू विल अर्न, है ना। ऐसे ही कोई म्यूजिक बना रहा है और म्यूजिक का मिसयूज ना हो तो जो है उसको क्या करवा देते हैं, कॉपीराइट करवा देते हैं, वो पर्टिकुलरली म्यूजिशियन। अब डिफरेंट टैक्सेशन एक्ट, बहुत सारी टैक्स रिलेटेड एक्ट्स बनाई गई है, जैसे कि हाल ही में हमने देखा जीएसटी एक्ट आई है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स के वे में लागू हुई है इन द ईयर 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैसे ही डायरेक्ट एक्ट के डायरेक्ट इनकम के लिए जो इनकम टैक्स लागू होता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाई गई है 1961 के तहत। तो ये टैक्स से रिलेटेड जो है एक्ट्स हैं। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यदि बैंकिंग की जो है बैंकिंग से रिलेटेड कोई इशू है तो बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक्स कैसे चलाई जाएंगी, किस तरीके से उनका काम होगा, क्या उनके राइट्स हैं, क्या वहां के आरबीआई का जो है क्या उसमें हस्तक्षेप रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहेगा, तो ये सब चीजें जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया गया है। इसमें आरबीआई एक्ट 1934 का भी कुछ ना कुछ मिक्सचर है, जिसमें आरबीआई से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, फिर जो है इंश्योरेंस स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल लॉस, बहुत सारे इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोटेक्शन या उनके हित के लिए बनाया गया है। वैसे ही सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है लॉज बनाए गए। तो ये कुछ लॉज हैं इंडिया में जो स्पेशली बिजनेस के पर्पज से, इंडस्ट्री के पर्पज से या फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए जो है बनाए गए हैं, जिनको हमने देखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं, यानी क्या फीचर्स होते हैं या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। या फिर और में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एग्रीमेंट होते हैं, बट सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। एक से ज्यादा भी हो सकती है पार्टीज, दैट मीन दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया ए एंड बी। इट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट एन एग्रीमेंट मस्ट कंटेन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत जरूरी है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो एग्रीमेंट के अंदर जो है कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो हम देखेंगे अभी। देन ओनली इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो चीज फॉलो होनी चाहिए, वो फीचर्स होने चाहिए, तभी जो है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगी, यानी हम उसको लॉ के तहत, कानून के तहत ला सकते हैं। यदि एग्रीमेंट फॉलो नहीं हुआ है तो हम उसके बिहाफ पे जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट में जो है बिटवीन द पार्टीज जो है जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल फीचर्स होना जरूरी है, तभी वो जो है लीगल फॉर्म ले पाएगी। इसके बाद हम देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही देखी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बताता है, तो वो सेक्शन 2 के तहत कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन बताता है। एन एग्रीमेंट
इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड है उसे ही हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके, जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड विदाउट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बिना एग्रीमेंट के नहीं होगा, बट एन एग्रीमेंट बिकम्स एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल्स। उसमें जो भी एसेंशियल्स हैं, उसके फीचर्स हैं, वो होना जरूरी है, जो कि अभी हम देख लेंगे। एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से यदि एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, विल मेक इट ओनली एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड होना चाहिए। लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड कब होगा? जब उसमें वो एसेंशियल फीचर्स होंगे। तो अब हम एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कब कहलाएगा? तो सबसे पहले उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। अब उस एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए दोस्तों? उसमें दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए। दो एस्पेक्ट्स कौन से होने चाहिए? सबसे पहला एस्पेक्ट है कि कोई भी एग्रीमेंट जब होगा तो उसमें ऑफर या प्रपोजल होना चाहिए। जैसे कि when a party express its willingness before another party to do or not to do any act with a view of taking his consent, such willingness is called an offer or proposal। कोई भी यदि हम एग्रीमेंट करते हैं तो हम सामने वाले के पास एक ऑफर पुटअप करेंगे, है ना, कि ये काम मुझे करवाना है या ये एग्रीमेंट मैं चाहता हूँ। हो सकता है वो हाँ बोले, हो सकता है वो नहीं बोले। तो ये जस्ट एक प्रपोजल है, एक ऑफर है टू डू और नॉट टू डू एनी एक्ट। कोई एक्ट करना है या नहीं करना है, उसके प्रति जो है ऑफर हो सकता है। और इस व्यू के साथ हम उसको ऑफर देते हैं ताकि वो अपना क्या दे? कंसेंट दे, उसकी सहमति दे। और इसी विलिंगनेस को हम क्या कहते हैं? ऑफर या प्रपोजल। दोस्तों हमें ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, बिकॉज इस क्वेश्चन से बहुत सारे अलग क्वेश्चंस जनरेट होंगे, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आप बहुत आराम से, इत्मीनान से उसको समझते जाइए। अब जो दूसरा एस्पेक्ट होता है इसमें, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस किसका होना जरूरी है? इट मीन्स कंसेंट ऑफ द पार्टी टू whom द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया है उसका कंसेंट, उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि वो उस चीज के लिए हाँ कह दे। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि वैलिड होगा तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट में हमने देखा कि दो एस्पेक्ट होना चाहिए, कि ऑफर होना चाहिए पहले तो, कि ये एक्ट करना है या नहीं करना है, और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपने ऑफर कर दिया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोज्ड टू सेल हिज कार वर्थ ₹10 लाख टू बी। ए ने ऑफर किया है, क्या किया है कि वो अपनी कार को जो है बेचेगा, किसको? बी को बेचेगा फॉर ₹10 लाख, विच बी एक्सेप्ट इज, जिसे बी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें क्या हो रहा है? ऑफर भी हुआ है, ओके, और एक्सेप्टेंस भी हुआ है। तो ये जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्वालिटी है। लेकिन ये एक एसेंशियल फीचर देखा है, अभी हम बाकी एसेंशियल फीचर देखेंगे। सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा, सो एन एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टू पार्टीज एग्री ऑन द सेम पॉइंट इन सिमिलर मैनर। तो जब दो पार्टी सिमिलर मैनर में एग्री करते हैं सेम पॉइंट पे, तो वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। इसके बाद यदि हम देखें सेकंड, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए। उसके अंदर क्या आता है? दैट पार्टी शुड बी मेजर। माइनर को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। अब माइनर और मेजर की यदि हम बात करें तो पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 18 और अबोव 18, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल लिया था ए और बी का, इफ ए जो है अपनी कार को सेल आउट कर रहा है बी को, एंड बीज एज इज 17 ईयर्स और ए की एज जो है 20 ईयर्स है। अब ए तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज ही इज अ मेजर, बट बी नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो मेजर होना जरूरी है। साउंड माइंड, कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। दैट मीन साउंड माइंड का मतलब ऐसा होना चाहिए कि पर्सन जो है अंडरस्टैंड कर पाए एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वो जो है समझ पाए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रहा है तो उस चीज को समझ पाए
अनसाउंड माइंड जो मानसिक तौर पर जो है संतुलित नहीं है, वो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और तीसरा, नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इनकॉम्पिटेंट ना हो वही पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट हो लॉ के द्वारा। इनकॉम्पिटेंट का मतलब कोई ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है ना, और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए। तो हमने पहला ये देखा एसेंशियल फीचर्स में कि एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट में ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, दैट मीन्स पर्सन एज शुड बी 18 और 18 अबव, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ। अब तीसरा देखें, फ्री कंसेंट होना चाहिए ऑफ द पार्टीज, पार्टीज जो है फ्री होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम, दैट मीन्स किसी के प्रभाव में आके या किसी के प्रेशर में आके जो है आपको एग्रीमेंट नहीं करना है। तो वो किन किन चीजों से फ्री, कोएरिक्शन, कोएरिक्शन यानी किसी ने आपको धमकी दी और आपने उस बेसिस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कोएरिक्शन से फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रेशर में, धमकी में वो चीज नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, बहकावे में आपके जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, देन इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर फ्रॉड, फ्रॉड किसी ने आपके साथ धोखा किया और धोखे में उसने आपसे कुछ एग्रीमेंट कर लिया, तो जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है किसके बीच में हो सकता है, दैट मीन्स अ मास्टर एंड स्टूडेंट के बीच में जो है, क्योंकि मास्टर जो है एक ओहदे के तौर पे बात करें तो बड़े हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने उस चीज का फायदा उठा के कुछ एग्रीमेंट कर लिया, मास्टर एंड स्टूडेंट, या फिर पेशेंट या उसके डॉक्टर के बीच में जो करार हो सकता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी ने धमकी दी है, यानी ए ने बी को ये बोला कि आप जो है सी को शूट कर दीजिए और मैं आपको जो है 2000 रुपीज दूंगा, तो ये इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ओके, फ्रॉड के केस में नहीं होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी ने आपको गलत तरीके से चीजें रिप्रेजेंट की और उस बिहाफ पे जो है आपने एग्रीमेंट के लिए हाँ किया और बाद में आपको समझ आता है कि ये तो आपको गलत तरीके से चीजें बताई गई हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, उससे भी फ्री होना चाहिए। मिस्टेक हो गई है जनरली और उसके तौर पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कि दैट मीन्स आपने गलती से वो चीज उस तरीके से मान ली, तो जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये इन चीजों से फ्री होना चाहिए, कोएरिक्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और उसमें लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इलीगल है, उसका मकसद यदि इलीगल है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बिहाफ पे जो आपको मिल रहा है वो लॉफुली सही होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज टू बी दैट ही विल पे ₹5,000 टू बी इफ ही मर्डर्स डी। अब ए ने बी को बोला कि उसे 5,000 रुपए मिलेंगे यदि वो डी का मर्डर कर देगा, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट लीगल है? नहीं, इलीगल। हियर बोथ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर इलीगल एंड विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी और इसका कंसिडरेशन, जिसके बिहाफ पे देने कंसिडरेशन उसको क्या मिल रहा है, 5,000 रुपीज, तो ये कंसिडरेशन क्या वैलिड है? नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये इलीगल रूप ले रहा है, इसका इलीगल ऑब्जेक्ट है। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। शुड नॉट बी एक्सप्रेसलीवली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। आपका एग्रीमेंट ऐसा नहीं हो कि पहले से ही वो वॉइड है, अमान्य है, अनलॉफुल है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो पहले से ही वॉइड है, तो आप इसके बिहाफ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है, तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कोई एग्रीमेंट किया है लेकिन उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, तो जो है आपका पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट है, तो उसमें क्या आप करार करेंगे? रिस्ट्रेंट इन मैरिज, रिस्ट्रेंट इन बिजनेस, लीगल प्रोसीडिंग। अनसर्टन एग्रीमेंट,
एन एग्रीमेंट फॉर वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई अनसर्टन ही एग्रीमेंट है, पता ही नहीं है भविष्य में क्या होगा और उसके बेसिस पे आपने कोई करार कर लिया, तो इट इज ऑलरेडी अ वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट, कोई इम्पॉसिबल एक्ट के बेसिस पे जो है आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मस्ट बी इन राइटिंग, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में होना चाहिए, एक्सप्रेस वे में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड होगा, तो ही तो वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा, है ना। तो ये है कुछ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने क्या देखा कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में ऑफर एंड प्रपोजल होना चाहिए, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, जिसमें हमने देखा मेजर होना चाहिए वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए और इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा देखा, इट शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम, इट शुड बी फ्री फ्रॉम, वो कोएरिक्शन से नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा था फोर्थ की वो जो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर शुड नॉट बी एक्सप्रेसिवली लाइवली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, पहले से ही वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये 6 जो है असेंशियल फीचर्स जो हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला था कि उसके फीचर्स होने चाहिए, वैसे इनमें से यदि एक भी मिसिंग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब जो है जैसे कि रिटर्न, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड में एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे सामने कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल से रिलेटेड, तो उसका बेसिस लॉ के पास जब हम जाएंगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए रिटर्न में। कुछ ट्रांसफर रिलेटेड है तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मॉर्गेज है तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इट शुड बी रिटर्न। ठीक है। अब आगे देखें, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, यस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसे कि अभी हमने देखा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें हमने इतनी सारी चीजें देखी। अब हो सकता है आपके पास इनसे ही रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चंस बीच में से पूछे जाएं। हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखा, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रपोजल, डिस्कस इट्स फीचर्स। अब प्रपोजल हमने क्या देखा था कि एग्रीमेंट में जो है क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, या फिर उसी को ही हमने बोला था प्रपोजल होना चाहिए, जब हमारी विलिंगनेस हम शो करते हैं किसी पर्सन से कंसेंट मांगने के लिए किसी एक्ट को, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एनी एक्ट। तो ये अगर आ जाएगा तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दैट मीन्स हमारे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जनरेट हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट इज मीन बाय पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन पर्सन जो है कॉम्पिटेंट हो सकता है, तो अभी हमने देखा था कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है, तो ये उसी का ही पोर्शन है। फिर व्हेन इज कंसेंट फॉर फ्री, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसेंट फॉर फ्री में हमने क्या देखा था, कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए किससे, कोएरिक्शन से, ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। तो ये हम उसमें से ही पढ़ सकते हैं, क्या हमें अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रेम होते हैं, उसी का पार्ट है। डिफाइन लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स जो उसके बिहाफ पे आप अमाउंट ले रहे हैं, जैसे अभी हमने 5000 का एग्जांपल देखा था, तो वहां पे वो मर्डर करने के 5000 दे रहा था, तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था, तो उसका कंसिडरेशन जो आपको 5000 मिल रहा था वो भी वैलिड नहीं था। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, जो आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिल रहा है। ओके, मेंशन सच एग्रीमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट्स को बताइए जो ऑलरेडी वॉइड है, जिसमें हमने देखा रिस्ट्रेंट मैरिज है ना, वैगरिंग एग्रीमेंट जो अनसर्टन इवेंट्स के ऊपर है, या कोई इम्पॉसिबल एक्ट्स के ऊपर ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ऑलरेडी वॉइड है, इस पे अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई है ही नहीं, पहले से ही वो इलीगल है। यदि इसके बाद देखें तो डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ रहा है, तो वो वॉइड है, वो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया अलग अलग कारणों से, तो वो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि पहले ही वो जो है इन्फोर्स्ड नहीं है लॉ के द्वारा, यानी दैट इज नॉट इनफोर्सेबल
बाय लॉ। दैट मीन्स वो लॉ की नजरों में, पहले ही कानून की नजरों में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने बहुत सारे देखे, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ना, वेगरिंग एग्रीमेंट सर्टन इवेंट्स के लिए हमने कर दिया, तो वो जो है पहले से ही क्या है, वॉइडेबल। और वॉइड एग्रीमेंट क्या है, एक समय के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से कि वो जो है एट द, हम डेट ले लेते हैं 7 जून को, जो है कार डिलीवर करेगा किसको, बी को। ओके, अब एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपीज। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ था सपोज 1 जून को, ठीक है, और ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 7 जून को जो है बी को 1 लाख रुपीज के बिहाफ पे जो है कार डिलीवर कर देगा। अब क्या हो रहा है इस बीच में, यदि हम बात करें कि 5 जून को जो है कार जो है डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू फायर, है ना, आपके वेयर हाउस में आग लग गई और कार ही डिस्ट्रॉय होगी। वो पर्टिकुलर जिसके बिहाफ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कार ही डिस्ट्रॉय हो गई है ना, तो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये होता है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों जो हम ऑलरेडी असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने रीड किया है उसके बिहाफ पे एग्जामिनर जो है आपसे अलग अलग रूप में जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यदि हम एक क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट यूनिट जो है वो कवर हो जाता है। सो सीक ओवर इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया है, ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसके अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं कि हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो सबसे पहले तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को देखें। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस कंप्लीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। ऑल ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज अराइज्ड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो लाइबिलिटीज भी आती हैं, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं बिटवीन द पार्टीज। इज कंप्लीटेड इज सेड टू बी डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके पास उसकी ऑब्लिगेशन आएंगी कि कंप्लीट करना है, और जब वो सब चीजें हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया है, और उसे ही हम डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अलग अलग वेज भी हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखें कि आकाश एंड विश्वास एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आकाश एंड विश्वास दो पर्सन है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आकाश विल पे ₹1 लाख टू विश्वास फॉर परचेस ऑफ हिज हाउस। आकाश ने क्या बोला है कि वो विश्वास को 1 लाख रुपीज देगा फॉर द परचेस ऑफ हिज हाउस। इफ विश्वास सेल्स एंड ट्रांसफर्स हिज हाउस, अगर विश्वास जो है सेल करता है और ट्रांसफर करता है आकाश को, उसके बिहाफ पे जो है अमाउंट मिल जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट एज बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। जैसे कि दोनों ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है, वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो है कंप्लीट हो गया है, तो उसे हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है। दैट मीन्स जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस को पूरा करते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अलग अलग वेज होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज होता है, जैसे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाय परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली, दैट मीन्स जो भी प्रॉमिस था या आपके ऊपर जो भी ऑब्लिगेशंस आई थी उसको कंप्लीट कर लिया, तो वो जो है एक पोर्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया। बाय म्यूचुअल कंसेंट, आप आपसी सहमति से जो है आपने मान लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे बीच में कंप्लीट हो गया, चाहे वो हुआ हो या नहीं, लेकिन आपके बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो गया, तो जो है हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ठीक है, लेकिन अब जो है आपको पता है कि वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी परफॉर्मेंस, तो जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यदि हम एग्जाम्पल लें तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कार का दिया था, अब कार जो है डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट, तो अब इम्पॉसिबल है ना कि उस परफॉर्मेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। बाय लैप्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम प्रॉमिस था और वो टाइम बाउंड जो है खत्म हो गया, तो जिसके कारण हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया है, कंप्लीट हो गया है। दैट इज लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही फिनिश आउट हो गया।
ठीक है। फिर जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा कुछ ऐसी चीज आई कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है होने वाला था, नहीं हुआ, तो जो है हम मान लेंगे कि इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ दिया, तो वो जो है मानेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो दैट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना। एक तरीके से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना बोल के हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया। उसके अलग अलग कारण है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब का हमने मीनिंग देखा, बट ये क्वेश्चन जो है अलग से भी पूछा जाता है, तो हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, द पार्टीज टू इट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये होता है कि पार्टीज जो है वो उस प्रॉमिस को, उस ऑब्लिगेशंस को निभाएंगी, परफॉर्म करेंगी। इफ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस, यदि किसी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे नहीं करना, दैट मीन्स अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, इट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना जो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच, यदि ब्रीच होता है, टूटता है, द सेकेंड पार्टी दैट इज एग्रीड, जो सफर कर रही है ना पार्टी, जिसको नुकसान हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि एक ने मना कर दिया, मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, एंड कैन एनफोर्स हिज राइट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वो कोर्ट के सामने जा सकता है। यदि उसका कुछ नुकसान हुआ है तो उसके कंपनसेशन के लिए वो कोर्ट के सामने जा सकता है। दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है दोस्तों दो तरीके से होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअली आपको रिफ्यूज किया गया है। व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस अपॉन द डेट फिक्स्ड फॉर द पर्पस इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच। जिस डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होना था उस डेट पे वो एक पार्टी ने मना कर दिया और जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, वो एक्चुअल ब्रीच होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें, ऑन 1st April A agrees to deliver 100 bags to B at the rate of 100 rupees per bag। 1 अप्रैल पे ए ने एग्री किया था कि वो 100 बैग्स देगा, किसको? बी को देगा 100 रुपीज ईच पे, अप टू 20 अप्रैल तक देगा। बट ऑन 20 अप्रैल ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द बैग्स, लेकिन 20 अप्रैल को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना था उस दिन ए ने मना कर दिया बैग्स देने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टूट गया। तो ये होगा एक्चुअल ब्रीच। अब इसके कारण जो बी को नुकसान हुआ होगा, है ना, कि उसका जो स्टॉक आने वाला था वो नहीं आया, जिस भी कारण से उसको नुकसान, तो वो जो है लॉ के सामने, कोर्ट के सामने उसके कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी, या जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। अनुमानित, एंटीसिपेटरी यानी अनुमानित। क्या होता है इसका मतलब? व्हेन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ड्यू फॉर परफॉर्मेंस द प्रॉमिस डिक्लेयर्स, प्रॉमिसर होगा यहाँ पे, declares his intention or not performing his promise is said to be an anticipatory breach of contract। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन होना है, यदि उससे पहले ही प्रोमिसर ने अपना इंटेंशन बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट किस कारण से नहीं हो सकता है, तो वो जो है एंटीसिपेटरी ब्रीच कहलाएगा, क्योंकि अभी वो एक्चुअली तो हुआ नहीं है, उसने उससे पहले ही आपको घोषित कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाएगा। इसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, सेम यही एग्जाम्पल है। ऑन 1 अप्रैल ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स टू बी एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर बैग अप टू 20 अप्रैल। ए ने एग्री किया था कि वो बी को 100 बैग्स देगा 20 अप्रैल तक। बट ऑन 15 अप्रैल ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द बैग्स, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया। 20 जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उससे पहले ही उसने मना कर दिया, तो हम बोल सकते हैं ये एक एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई है। अभी एक्चुअल ब्रीच तो हुई नहीं है ना, उसने पहले ही तोड़ दिया, तो दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। और यहाँ पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना था उसी दिन ए ने रिफ्यूज कर दिया, तो दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा कि अलग अलग तरीकों से जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो सकता है बाय परफॉर्मेंस। जब कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो तब एंड हो जाएगा, है ना। और हमने देखा लैप्स ऑफ टाइम के कारण हो सकता है, लॉ के द्वारा हो सकता है, तो अलग अलग रूप देखे। फिर हमने देखा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ दिया जाता है एक पार्टी के थ्रू, जो है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने के लिए।
फिर हमने देखा ब्रीच के दो टाइप्स, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट यूनिट फिनिश होता है, और ये सभी जो है एक महत्वपूर्ण भाग हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के। तो इसको आप आराम से इत्मीनान से देखिए, जहां आपको डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको पॉज करके आप उसके नोट्स भी बनाते जाइए, बिकॉज लॉ इज सच अ सब्जेक्ट जहां पे आपको एग्जैक्ट वही चीज लिखनी रहती है जो उसमें बोला गया है ना। तो इसीलिए कंडीशंस वैसी ही अप्लाई होंगी जो पर्टिकुलरली लॉ की लैंग्वेज है। तो इसमें आप जब नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा उसको पढ़ने में या रिवाइज करने में। ओके, तो विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं हम यूनिट सेकंड के साथ।